तो यहाँ पर बेसिकली हमको बात करना है कि आयंस क्या होता है या आयंस किसको कहते हैं और आयंस का निर्माण कैसे होता है। बट अगर आयंस के बारे में बात करने के लिए जाओगे तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आएगा डायरेक्टली अगर हम बात करने के लिए जाए। इसलिए आयंस से पहले हमको एक बात समझना है और वो बात है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ जाते हो फिर तुमको पता होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है और फिर तुमको पता होगा संयोजकता क्या होता है। ठीक है, और फिर तुम इजिली तुम क्या कर सकते हो, आयन के बारे में जानकारी निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये अगले चैप्टर में हमको पढ़ना था बट आ गया है तो हम यहीं पर खत्म कर लेते हैं, देन आगे चैप्टर में फिर डिटेल में हम पढ़ लेंगे। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले देखते हैं कि परमाणु जो है ना हमारा एटम बना कैसे होता है। तो परमाणु जो बना होता है ना, परमाणु के ठीक बीच में एक नाभिक होता है जिसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर प्लस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी आवेश 0 होता है। इसके बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अलग अलग कक्षाओं में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये रहा तुम्हारा परमाणु के अलग अलग कक्षा। अब इन अलग अलग कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है और इसका नाम दिया गया है KLMN। ये यहां पर नाम दिया गया है। अब ये सब जो हम बता रहे हैं ना, ये किन्होंने बताया था? ठीक है, ये बताया था तुम्हारा 2 साइंटिस्ट थे, नील्स बोर, ठीक है, और एक और थे साइंटिस्ट ब्यूरी। इनका पूरा नाम कुछ और था बट नील्स बोर और ब्यूरी नामक 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1913 ईस्वी में, कब बताया था? 1913 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया या योजना दिया जिसको हम लोग बोर ब्यूरी योजना कहते हैं। बोर ब्यूरी योजना कहते हैं। अब बेसिकली अभी जो हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं वो बोर ब्यूरी योजना के ही बारे में जानने वाले हैं। जो बोर और ब्यूरी दोनों ने बताया उन्हीं के बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे क्या बताया। तो सबसे पहले परमाणु संरचना तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गया। चलो, परमाणु इस प्रकार से बना होता है। बहुत बढ़िया। अब ये जो KLMN है इसको क्या बोलते हैं? कक्षा या सेल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है तो यहां पर देखेंगे, किसी तत्व के परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ये हो गया। बेसिकली कहने का मतलब है कि तुमको यहाँ पर 4 कक्षा नजर आ रहा है ना। अब किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है ये, या कोई परमाणु दिया हुआ है हमारे पास, उस परमाणु के किस कक्षे में कितना इलेक्ट्रॉन है, अगर ये हम दिखा पाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज जो बात करते हैं तो यही बोर और ब्यूरी जो 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जैसे कि यहां पर देखेंगे कक्षा संख्या 1 क्या है? K, कक्षा संख्या L K 2 है, M जो है कक्षा संख्या 3 है और N जो है कक्षा संख्या कितना है? 4 है। क्लियर है बात? चलो, तो इन्होंने बताया कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या होगा वो कितना होगा, है ना? N कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन्होंने बताया बाबू ये 2n² होगा। कितना होगा? 2n² होगा। तो यहाँ पे देखो कक्षा 1 है, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4। तो कहने का मतलब है यदि पहली कक्षा की बात करें, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n। क्या है? n है कक्षा संख्या। ठीक है, तो ये होगा 2n² और n के जगह पर यदि 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर बराबर 2, यानी कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है। चलो जी, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो जाएगा 2n² बराबर 2 और कक्षा संख्या हमारा 2 है, मतलब 2 पर पावर 2, तो दूना 4 दूना 8, मतलब दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हमारा रह सकता है। ठीक है जी। तीसरी कक्षा में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये होगा बेसिकली हमारा 2 गुने 3 पर पावर 2, 3 3 9 दूना 18। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 18। मतलब अगर m में चलेंगे तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकता है। चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिर से 2n स्क्वायर बराबर 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूना 32। तो कहने का मतलब है कि जो पहली कक्षा है, देखो कक्षा नंबर 1 में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यहाँ पर कक्षा नंबर 2 में अधिकतम और अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कक्षा नंबर 3 में अधिकतम जो है 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और कक्षा नंबर 4 में अधिकतम जो है वो तुम्हारा कितना 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और ये हम नहीं बता रहे, ये जो बोर ब्यूरिन ने बताया था, हम बिल्कुल नहीं बता रहे, उन्होंने जो बताया बिल्कुल वही बता रहे। क्लियर है बात? चलो ये हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई तुमको? इतनी बातें समझ में आ गई? चलो जी आ जाओ, आ जाओ। कुछ और बातें यहाँ पर जरूरी है, इसको नोट करना है तो नोट तुम करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से एक टर्म और है हमारे पास, परमाणु संख्या। अब जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जाएंगे तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, यानी कि किस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन पता करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है पता है? परमाणु संख्या का पता होना। अगर परमाणु संख्या पता है तो हमको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन कितना है। तो परमाणु संख्या होता क्या है? तो परमाणु संख्या कुछ और नहीं होता है, बेसिकली किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, और कुछ नहीं है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये परमाणु है तुम्हारा, परमाणु के अंदर नाभिक में जितना भी प्रोटॉन होगा उसकी ही संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। अब एक बात समझो, किसी भी परमाणु के अंदर में जो उदासीन परमाणु है, बेसिकली कहेंगे विद्युत उदासीन परमाणु, कोई अगर उदासीन परमाणु मतलब उस पर कोई चार्ज कोई आवेश नहीं है, तो उस परमाणु में यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अगर तुमको परमाणु संख्या पता है तो क्या पता है? प्रोटॉन की संख्या पता है, और अगर प्रोटॉन की संख्या पता है तो बेसिकली तुमको क्या पता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है। जैसे यहां पर देखेंगे हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, हीलियम की परमाणु संख्या यहां पर 2 है। इसका मतलब हीलियम का अगर परमाणु उदासीन है तो उदासीन ही होता है हमेशा, और ये तो संयोग भी नहीं करता है किसी दूसरे तत्वों से। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? ये है तुम्हारा 2। जैसे कि अगर हम बात कर ले एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना है? 13 है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ये होगा तुम्हारा 13। जैसे कि अगर हम बात करें सल्फर का जो परमाणु संख्या है वो कितना है? 16 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 16 होगा। आई होप तुमको बातें यहां से क्लियर है कि परमाणु संख्या क्या होता है, ठीक है। और परमाणु संख्या पता है मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको पता है। अब आओ बात करते हैं कि हम लोग बेसिकली यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिख कैसे सकते हैं, और जरा इसके बारे में बात करें। तो अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा कैसे जा सकता है, और जरा इसके बारे में बात करें। तो हम बात करें यहां पर किससे शुरू करते हैं? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। अब इसका देखो यहां से सपोज ये हमारा K कक्षा है, ये L है, ये M है और ये N है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है और कहा जा रहा है और यूरी योजना के अनुसार कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अधिकतम 2 रह सकता है, न्यूनतम का बात तो नहीं हो रहा है, न्यूनतम तो 1 हो ही सकता है ना। तो ये जाएगा K कक्षा में। अच्छा यहां पर समझो, अगर हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो K हमारा पहला और अंतिम कक्षा है, ये बात समझो। बाहरी कक्षा भी क्या हो जाएगा? हमारा K हो जाएगा। तो K बाहरी कक्षा हो गया, क्योंकि आगे वाला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो आगे वाला कक्षा भी नहीं है, तो K हमारा बाहरी कक्षा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है? 1 है। चलो जी और भी बात करें। सपोज हमारे पास यहाँ पर लिथियम है जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है। तो यहां पर देखो पहली कक्षा में K वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और L वाले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकता है।
बट हमारे पास तो तीन ही है ना, तीन ही इलेक्ट्रॉन है, तो तीन यहाँ पर पहला दो भर दिए, बचा एक, एक चला जाएगा किसमें, एल वाले में चला जाएगा। अब अंतिम कक्षा है, सबसे बाहरी कक्षा कौन सा है, एल है। एल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बात। अच्छा, बाहरी कक्षा की क्यों चर्चा कर रहे हैं ना, आगे समझ में आएगा तुमको, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बन के बारे में, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। या ऑक्सीजन का ही बात कर लो, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें, तो पहली कक्षा में यहां पर के वाले में 2 रह सकता है, ठीक है, और एल वाले में अधिक से अधिक हमारा 8 रह सकता है। बट हमारे पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 यहां दे दिए, बचा 6, तो 6 हमारा एल में रह जाएगा। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13। तो पहले वाले के वाले में तो 2 रह सकता है, दूसरे वाले एल वाले में कितना रह सकता है, 8 रह सकता है, ठीक है। एल वाले में दूसरी कक्षा में 8 रह सकता है, और एम वाले में 18 रह सकता है। बट 8 2 10 तो हमने कर लिया, बचा हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन, तो एम वाले में कितना इलेक्ट्रॉन भर देंगे हम, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया एल्यूमिनियम का तुम्हारा इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन। चलो जी एक और देखें यहाँ पर, जैसे सल्फर हो गया, सल्फर का परमाणु संख्या, सल्फर ले लो या फिर क्लोरीन ले लो। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, पहले वाले में 2 जाएगा, दूसरे वाले में 8 जाएगा, 8 और 2 10 चला गया, बचा हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन। तीसरे वाले में 18 भर सकता है, बट यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास 7 यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। इस तरह से तुम 18 तक तो बहुत इजीली क्या कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बोर ब्यूरो योजना के अनुसार 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको इस फॉर्म में मिल जाएगा, और ये यहाँ पर तुम्हारा लिखा भी हुआ है, ठीक है। बट 18 के बाद जो 2 तुमको दिख रहा है ना, क्योंकि तीसरी कक्षा में बोल रहे 18 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, बट यहाँ पर 8 के बाद फिर चौथी कक्षा में प्रवेश कर जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये आगे के कक्षाओं में हम बेहतर तरीकों में समझ पाएंगे, ठीक है। चलो जी, अच्छा एक बात और बता रहे हैं, यहाँ पर एक ही कक्षा है तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम वाले में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, एल दूसरा कक्षा है तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन वाले में बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम वाले में बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन वाले में बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बात। क्यों बताएं, क्योंकि यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या निकल के आता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये निकल के आता है तुम्हारा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो क्या होता है देखो जरा, किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। चलो जी, मतलब किसी भी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी वाले कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है वही उस परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी में 1 है तो 1 हो गया। ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहरी में कितना है, 6 है तो 6 हो गया। एल्यूमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। और क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारा 7 हो गया। ये बात क्लियर है। अब अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन तुम्हारे दिमाग में क्लियर है तो एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ से करते ही चलते हैं, संयोजकता क्या होता है ना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आओ जरा बात करें कि संयोजकता क्या होता है, इस तरफ अपन बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो संयोजकता क्या होता है, संयोजकता इसको बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। आ जाओ बात करें संयोजकता के बारे में। तो बेसिकली संयोजकता होता क्या है, कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है या ग्रहण करता है वही संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाता है। हमने क्या कहा भी समझेंगे, ये तो एक ही बार बोला ना, समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं ना, क्यों घबरा रहे हो। तो संयोजकता का मतलब क्या है, यदि कोई परमाणु या ये रहने दो, किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन
पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है या जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा सकता है वही संख्या संयोजकता कहलाता है। अब तुमको परिभाषा से हो सकता है भले ना समझ में आया हो, लेकिन अब आप समझते हैं कहने का मतलब क्या है। हमारे पास उदाहरण तो है ही, उदाहरण तो हमने लिया तो है ही। चलो जी, तो यहाँ पर लिथियम की बात करते हैं। समझो, एक बात यहाँ से समझ लो, संयोजकता को याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका हम बता रहे हैं। अगर किसी परमाणु के, है ना, परमाणु के बाहरी कक्षा में यदि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये जो है ना, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। क्या करता है? बाहर निकाल देता है। अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 2 3 है, तो मतलब उस परमाणु की संयोजकता भी कितना होगा? 1 2 3 ही होगा। हमने क्या कहा? किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी 1 2 3 ही होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी 1। यहाँ पर लिथियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी 1। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6, इसके बारे में तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब संयोजकता भी 3 ही होगा। ठीक है। अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 वाले का संयोजकता यहाँ पर 3 होगा, 6 वाले की संयोजकता 2 होगा और 7 वाले की संयोजकता तुम्हारा 1 होगा। क्लियर है बात? अगर बाहरी कक्षा में 5 है तो संयोजकता 3, बाहरी कक्षा में 6 है संयोजकता 2 और बाहरी कक्षा में 7 है तो संयोजकता 1 है। मतलब समझो, बात समझो कि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 प्रकार से पूरा हो सकता है। या तो दे देगा, किसी दूसरे परमाणु को दे देगा, या दूसरे परमाणु से ले लेगा। अब अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है? दूसरे परमाणु को दे देता है, तो संयोजकता हमारा 1 2 3 हो जाता है। क्लियर है? अगर बाहर एक कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बाहर से अंदर की ओर, तो मतलब यहाँ भी संयोजकता 3 हो जाएगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर से अंदर की ओर, तो यहाँ पर संयोजकता 2। और 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए, तो यहाँ भी संयोजकता यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर बात है? चलो जी, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 हो गया। ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर संयोजकता कितना हो गया? यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। संयोजकता समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। चलो जी, अब समझते हैं आयन क्या होता है। देखो, आयन क्या है ना, इसके बारे में समझेंगे ही, है ना, बट एक मोटा मोटी आइडिया हम ले लेते हैं कि आयन का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से धनायन बनता है और किस प्रकार से ऋणायन बनता है। और जरा इसके बारे में हम लोग बात करें तो हमारे पास है एक सोडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तुम्हारा, जैसा कि तुम देखोगे 2 8 1। यहाँ पर देखो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 1 है, यानी कि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलो एक दूसरा होता है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु, इसका परमाणु संख्या 11, क्लोरीन की परमाणु संख्या होता है 17। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जाएंगे 2 8 और 7। अब यहां पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये 7 है। हम पहले बता चुके हैं, अगर किसी तत्व के परमाणु में कि बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन को वो बाहर कर देगा। भाई अमीर आदमी है, ये फालतू का इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा हुआ है, चले जाओ, तुम लोग ले जाओ, दूसरा परमाणु आओ ले जाओ। लेकिन देखो, जिसके पास जितना होता है ना, हो सकता है लालच भी उतना ज्यादा हो, ये भी बोल सकते हैं। तो यहां पर अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये देता नहीं है, लेता है। क्यों लेन देन क्यों हो रहा है? अरे अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है तो वो तत्व स्टेबल हो जाता है, वो रिएक्शन करना बंद कर देता है, अभिक्रिया करना या बॉन्ड बनाना बंद कर देता है। तो कहने का मतलब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है। एक इलेक्ट्रॉन यदि हम यहाँ से हटा दे तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा सोडियम आयन का, वो बनेगा 2 8। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना।
अब ये क्लोरीन का अगर 1 इलेक्ट्रॉन हम बाहर से दे दे इसको, तो यहाँ पर 2 8 8 हो जाएगा, मतलब बाहरी कक्षा में तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गया ना। चलो, तो कहने का मतलब ये है कि बाहरी कक्षा में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए पूरा जो है ये इलेक्ट्रॉनों का लेन देन यहाँ पर होता है। हमने ये भी बताया कि यदि बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये बाहर निकलेगा, और बाहरी कक्षा में यहाँ पर 5 6 7 यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया जाएगा। ठीक है, बात ये समझ में तुमको इतनी आगे? चलो बहुत बढ़िया। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है, क्लियर है बात? तो ये क्या करेगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा, अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाए रखने के लिए, पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा तो यहां पर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा कितना होगा, 2 8 हो जाएगा, और यहां पर बन जाएगा हमारा सोडियम प्लस आयन। क्योंकि ये देने वाला है ना, और देने वाला हमेशा क्या होता है, अमीर होता है, मतलब प्लस का साइन इस पर आ जाएगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से दान कर रहा है। ठीक है, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेगा, गेन करेगा, मतलब है ना, लेगा। ठीक है, और लेने वाला थोड़ा गरीब होता है ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2 8 8 हो जाएगा। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा माइनस चार्ज होगा, किस पर, Cl पर माइनस चार्ज यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन लेन देन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाहरी कक्षा में हर हाल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। आओ जरा इसको और अच्छी तरह से यहाँ समझने के लिए हम बात करें, आयन क्या होता है, आयन किस प्रकार से बनता है। चलो